अगर आपके लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह बहुत मजबूत है और नवांश कुंडली में अगर वो डिप्रेस हो रहा है, कमजोर हो रहा है, इसका अर्थ होगा कि वो ग्रह परेशान करने वाला बन रहा है या फिर वो अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पा रहा है। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से के साथ मैंने आज ही सुबह में जो कार्यक्रम आप लोगों के सामने जो बनाया था वो लग्न कुंडली का विश्लेषण था। अभी बारी नवांश और दशमांशा कुंडली की है। ये बात मैंने कई बार पहले भी कही है कि लग्न कुंडली से भी बहुत ज्यादा और बिल्कुल भी कमजोर महत्वपूर्ण नहीं होती है नवांश कुंडली। ये बात हमेशा ही याद रखना चाहिए कि नवांश कुंडली का जब तक आप अध्ययन नहीं करते हैं तब तक आपके फलादेश में कोई न कोई गड़बड़ी अवश्य हो सकती है और ये निश्चित रूप से बिल्कुल ही सत्य सिद्ध होता है। नवांश कुंडली इसलिए देखी जाती है कि ग्रह अपने आप को कितना मेंटेन कर रहा है और वो कितनी मजबूती को प्राप्त करके बैठा है। अगर आपके लग्न कुंडली में कोई भी ग्रह बहुत मजबूत है और नवांश कुंडली में अगर वो डिप्रेस हो रहा है, कमजोर हो रहा है, इसका अर्थ होगा कि वो ग्रह परेशान करने वाला बन रहा है या फिर वो अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर पा रहा है या फिर वो रस में है जो जातक को भी रस में रखेगा। अगर वो लग्न कुंडली में ग्रह खुश है और नवांश कुंडली में नाराज है तो इसका अर्थ होगा कि वो परिणाम शून्य हो जाएगा या कई बार कमजोर परिणाम देने वाला बन सकता है। यहाँ कुंडली वृश्चिक लग्न की बनी थी और यहाँ सिंह लग्न का नवांश बना है। ये अच्छी बात है कि यहाँ का दशम भाव का अधिपति यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं और यहाँ लग्न के अधिपति बनते हैं मंगल और यहाँ लग्न के अधिपति बनते हैं सूर्य, जो कि दोनों परम मित्र हैं। दशमांशा कुंडली भी सिंह राशि का ही बना है। ये भी एक अच्छी सी बात होगी इस जातिका के लिए कि कम से कम उनको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अपने आप को सिद्ध करने के लिए। यहाँ पे गुरु केंद्र में बैठे थे। यहाँ पे गुरु केंद्र में वर्गोत्तम है क्योंकि यहाँ भी 8 नंबर में बैठे हैं। वर्गोत्तम ग्रह बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है और ये बात आप लोगों को मैंने बहुत भी पहले बताई है कि अगर कोई ग्रह नीच का ही है फिर भी अगर कोई वर्गोत्तम हो रहा है, अगर वो नवांश में भी नीच का ही बैठ रहा है, इसका अर्थ है कि वो फुल एनर्जी से ग्रह परिणाम देने वाला बनेगा। यहाँ पे सूर्य और बुध कन्या राशि में बैठे हैं और यहाँ पे कन्या राशि में कोई भी ग्रह नहीं है। शुक्र यहाँ मिथुन के बैठे हैं और यहाँ पे शुक्र सिंह के बैठे हैं। यहाँ पे शुक्र थोड़े कमजोर थे पर यहाँ पे वो कम से कम ठीक हो रहे हैं क्योंकि लाभ भाव में बैठे हैं और दशम भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव पे उनकी दृष्टि जा रही है। एक ग्रह कम से कम पंचम भाव पे शुभ ग्रह देख रहा है। उसके साथ साथ राहु की भी दृष्टि होगी, थोड़ी कमजोरी होगी। हालांकि बुध और केतु का प्रभाव और केंद्र में गुरु का बैठना ये बहुत अच्छा होगा। पंचमेश होकर के केंद्र में बैठना व्यक्ति को संतान से, पति से, सबसे सुख अच्छा दे देता है। इस कुंडली में मैं जो परेशानी देख रहा हूं वो यहाँ पे केतु और बुध का होना और यहाँ भी देखिए जन्म कुंडली में 12वें भाव में, मैंने सुबह वाले कार्यक्रम में भी बात कही थी कि आपकी जन्म कुंडली के 12वें भाव की स्थिति कैसी है जो आपके विवाह के संपूर्ण सुख का मार्गदर्शन करती है। तो जन्म कुंडली में यहाँ पे जो शुक्र है वो तीसरे भाव के अधिपति होकर के पंचम भाव को देख रहे हैं। ये तो ठीक है पर यहाँ पे राहु की भी दृष्टि जा रही है और इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में जो गुरु हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं जिसके अधिपति 12 में बैठे हैं और व्यक्ति के बिस्तर के सुखों को कमजोर कर रहे हैं। यहाँ पे भी मैंने वही बात कही थी सुबह वाले कार्यक्रम में कि अगर जन्म कुंडली के 12वें भाव में विष दोष बना है इसका अर्थ है कि व्यक्ति के जो बिस्तर का सुख होता है वो कमजोर होता है। यहाँ पे भी मंगल और सूर्य का बैठना, उसमें क्रूरता और कई बार व्यक्ति को विदेश गमन, बाहर जाना, बाहर जाकर के डिपेंड होना, ये सब चीजें निर्भर करती हैं और ये सब चीजें होती हैं जीवन में। वैसे इस कुंडली के लिए कारोबार का क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी का क्षेत्र बहुत अच्छा है, सुख का क्षेत्र बहुत अच्छा है और कम से कम मैं यहाँ भी ये बात बिल्कुल ही पुष्ट कर सकता हूँ कि इस कुंडली का करियर बहुत अच्छा बैठा है। यहाँ पे मंगल और शुक्र का बैठना और यहाँ पे शुक्र के दशम स्थान के अधिपति होकर के जाकर के जन्म कुंडली में स्वग्रही अपने व्यापार का योग बनेगा। पिता के साथ संबंध अच्छा रखने का बल बढ़ाना होगा। यहाँ पे 3 शुभ ग्रह, 3 अच्छे ग्रह जो सबसे ज्यादा एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे गुरु, मंगल और सूर्य का बैठना व्यक्ति को करियर का सुख सदैव ही मिलता रहेगा। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, आप चाहे किसी भी वर्ग चार्ट को देखते हो, चाहे कोई भी वर्ग चार्ट, आपके पास कोई भी चार्ट है, अगर उस कुंडली का चौथा भाव या उस वर्ग चार्ट का चौथा भाव प्रबुद्ध बना है, मतलब उस भाव के अधिपति अच्छे बैठे हैं, उस भाव पे शुभ ग्रह की दृष्टि है,
या उस भाव का स्वामी उसे देख रहा है, या उस भाव में अच्छे अच्छे ग्रह बैठे हैं, परस्पर मित्र बैठे हैं, जैसे कि यहाँ बैठे हैं गुरु, मंगल और सूर्य, तीनों एक तरीके के ग्रह होते हैं। और सूर्य तो फिर भी थोड़े क्रूर होते हैं, पर गुरु शुभ ग्रह होते हैं। तीनों एक जैसे तत्व के ग्रह होते हैं और तीनों की मैत्री बड़ी अच्छी मानी जाती है, जिसके कारण कई बार व्यक्ति के करियर का सुख निश्चित रूप से बहुत अच्छा है। आप चाहे कोई भी वर्ग चार्ट देखते हो, ये सूत्र सदैव ही अप्लाई करिए कि किसी भी भाव का चौथा भाव अगर मजबूत बना है तो उस चार्ट का जो सुख है वो आपको मिलता रहेगा और निश्चित रूप से उसका पारंगत परिणाम मिलता है। तो यहाँ पे ये बात बन रही है, शुक्र स्वग्रही है, इस वजह से व्यक्ति अपने कर्म को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा सेटल्ड है और बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का जो करियर वाला चैप्टर है वो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है और वो बहुत ही ज्यादा ठीक है। मतलब उसके भाग्य का सुख है, उसके करियर का सुख, उसको सब चीज समतुल्यता से मिल रही है। यहाँ पे नवांश कुंडली में सूर्य मंगल का 12वें जाना ठीक नहीं होगा, क्रूर ग्रह की राशि का बनना ठीक नहीं होगा, और खास करके सिंह राशि के राहु भी कई बार यथोचित परिणाम नहीं देते हैं। गुरु एक तरफा प्यार दिखाते हैं और यहाँ पे बुध के साथ केतु विवाह में वैमनस्य का भाव जागृत करते हैं। कई बार पति छलिया हो जाता है और कई बार वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई के साथ साथ बुरे कर्म भी करने वाला होता है, ये पक्की बात है। यहाँ पे शनि और चंद्रमा का जो प्रभाव है, अब जरा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे थे, यहाँ पे शनि और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं। यहाँ दोनों बैठ करके इस भाव को खराब कर रहे थे और यहाँ दोनों देख करके इस भाव को खराब कर रहे हैं। इस कारण से इस कुंडली का जो पति भाव है, अगर वो दुश्मन बनेगा, जैसे सप्तम भाव, और सप्तम का संपूर्ण सुख जन्म कुंडली का चौथा होगा, यानी कि ये दशा भाव, और इस कुंडली का उपभोग इस कुंडली का 12वां। तो किसी भी भाव का जब 12वां भाव कमजोर बन रहा है, इसका अर्थ है कि ये शनि मंगल सिर्फ इसी भाव को प्रभावित नहीं कर रहे हैं, अपितु वो इस भाव को भी प्रभावित कर रहे हैं और इनका प्रभाव वो यहां भी डाल रहे हैं। क्योंकि दृष्टि का संबंध जब दशम स्थान से या 12वें भाव से या छठे भाव से किसी भी भाव पे अगर पड़ेगा तो निस्संदेह वो उस जातक के लिए निगेटिव अप्रोच देने वाला होता है। आपकी जन्म कुंडली के, ध्यान से समझिए, मुझे देखिए, आपकी जन्म कुंडली के किसी भी भाव के पिछले भाव से आप उस भाव का संपूर्ण उपभोग देखते हैं। मतलब आप ये देखते हैं कि मैं उसका कितना चिंतन कर पाऊंगा, उसका सुख मुझे कितना मिलेगा। तो मैंने क्या बात कही कि इस कुंडली के सप्तम स्थान का सुख जो है वो विषय से युक्त है, क्लियर है, और लगन का सुख यहाँ विषय युक्त है, लाभ का सुख तो है, तो व्यक्ति अपने बल पे बहुत सारी चीजें प्राप्त कर लेगा, अक्वायर करने का योग बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी एक ठीक है क्योंकि शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह बैठा है, पर जो जन्म कुंडली में यहाँ पे बात बनी है ये गड़बड़ छाला कर रही है, जिसके कारण कई बार आप अपने पति पे संपूर्ण दृष्टि जब डालते हैं तो आपको उसमें कोई ना कोई कमजोरी दिख जाती है। नवांश कुंडली का चौथा भाव ठीक है, पर वृश्चिक के गुरु रोग युक्त सुख देते हैं। वो सुख तो है पर रोग से युक्त है, मतलब वो कई बार बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। संतान का सुख हो सकता है कि गुरु दे रहे हों, पर परोक्ष रूप से, प्रत्यक्षतया वो भी द्विभाषीय के साथ कगार में है, मतलब वो किसी दूसरे के मध्य में आकर के वो भी पिस रहा है, मतलब संतति भी पिस रही है, ये बात भी बनती है। एक बात और बताता हूं, इस कुंडली में राहु की दृष्टि यहाँ पे और राहु की दृष्टि यहाँ पे, दोनों ही जगह अच्छी नहीं है, यहाँ के लिए अच्छी जा रही है। इस कारण से पति हैं तो, पर सर्वस्व नहीं है, मतलब वो पूरे तरीके से आपके लिए समर्पित नहीं है। कल या परसों की बात है, परसों ही रात्रि में मैं कहाँ की कुंडली देख रहा था, कोई विदेश की कुंडली थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा, अभी जमान पे ही पर याद नहीं आ रहा, विदेश की कुंडली थी। उसमें उस जातिका ने जो अच्छी थी, अधेड़ थी, उन्होंने मुझसे कहा कि पंडित जी मेरी कुंडली में दूसरे पति का सुख है। तो मैंने कहा कि आपकी कुंडली में पहले पति का सुख है। तो कहा पहले पति तो मेरे जो है वो मुझसे उनका तलाक हो गया है। मैंने कहा कि ऐसा तो इस कुंडली में नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं पंडित जी हमारा तलाक हो गया है और करीब 6-7 साल हो गया, मेरा एक बच्चा भी है 7 साल का, पर हम दोनों एक साथ रहते थे तो खूब लड़ते थे, और आज वो 8 साल से उनके ही ऑफिस में किसी काम करने वाली लड़की के साथ उनका अफेयर है और वो उन्हीं के साथ रहते हैं। विवाह उनका अभी तक उनसे नहीं हुआ है, पर वो मुझसे दूर हो गए हैं, मैं उनके साथ नहीं रहती हूँ, उनका मेरे से कनेक्शन अच्छा नहीं था। पर जब से वो मुझसे दूर गए हैं पिछले 7 सालों में उनसे मेरी नज़दीकी वापस बढ़ी है।
पर वो फिर से मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, अभी भी करता हूं, पर लड़ना नहीं चाहता, इस वजह से मैं तुमसे दूर हूं। मैंने कहा मेरी बात बिल्कुल सही थी कि आपका पति आपसे दूर नहीं है और हमारी रोज बात होती है। उन्होंने ये भी बात कही कि हमारी बात रोज होती है। वो पति बेटा जो है वो एक हफ्ते के लिए उनके पास रहता है, एक हफ्ते के लिए मेरे पास आता है। मैंने ऐसा सुनकर के ही काफी जोर से मुझे हंसी भी आई कि आजकल के संबंध जो हैं वो दो लोगों को तो प्रभावित करते ही हैं, उसमें तीसरा भी पिस जाता है। तो कम से कम आप चाहे विदेश में रहें, चाहे कहीं पे भी रहें, देश के या विश्व के किसी भी कोने में रहें, अपनी मानवता कभी भी बर्दाश्त करें और उसको सदैव ही लेकर के चलने की बात होनी चाहिए। मैंने कहा कि आपके पति निश्चित रूप से किसी बुरी दशा में फंसे होंगे, इस कारण से ही उनको ये दुर्बुद्धि जागी थी कि उन्होंने आपका त्याग किया है और त्यागने के बाद भी उनका प्रेम आपसे बना हुआ है। पर कम से कम उन्होंने एक साथ 3 जिंदगियों को तो अवश्य ही बर्बाद किया है। अपने माता पिता को तो कष्ट दिया है ये सुन करके कि उनका बेटा किसी दूसरे के साथ रहता है विदेश में। आपको तकलीफ जो हुई वो अलग है। जिस बच्ची के साथ वो अभी रह रहे हैं, जिस महिला के साथ उसको तकलीफ दे रहे हैं, पूर्णतया पति का सुख उनको भी नहीं है और बच्चा तो परेशान हो ही रहा है। तो इसका अर्थ है कि वो अभी भी पाप के कारण बन रहे हैं। तो कम से कम अगर हो सके तो उन्हें ये बात को समझाइए कि ये गलत हो रहा है। हालांकि अब वो बहुत आगे निकल चुके हैं, गलती में वापस अब आना बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे कहने का अर्थ है कि यहाँ पे अगर जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, क्योंकि पीड़ित है, अगर गुरु उस भाव के अधिपति को नहीं देखते और उच्च की दृष्टि से नहीं देखते तो और भी ये बात बिगड़ सकती थी। पर यहाँ पे गुरु चूंकि वृश्चिक राशि में बैठे हैं जो मूलतः अष्टम भाव की राशि है और इस कुंडली के लिए बहुत अच्छी राशि नहीं है, जो कि सिंह राशि की कुंडली बनती है, चतुर्थ और नवम की भाव की राशि बनी है। पर मैं समझता हूं कि वृश्चिक राशि के गुरु व्यक्ति के पति को रुग्ण बनाते हैं विचारों से और वो बहुत ही ज्यादा स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी का अपने ऊपर दबाव नहीं झेलना चाहता है। ये ऐसी ही प्रवृत्ति मिल रही है पति की। और वो चंचल है, चापलूस है और कठोर है। कई बार वो इतनी गंदी और ओछी हरकतें कर सकता है जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ये बुध और केतु के साथ, क्योंकि बुध नीचा विलासी है और राहु केतु का प्रभाव है। ये तो बात इतनी रही। दशमांशा कुंडली इस कुंडली की सबसे अच्छी और प्रबुद्ध बनी है। इसका सुख बहुत अच्छा है और इनकी कुंडली का व्यापार बहुत अच्छा है। एक बात और कह दूं, आगे आने वाला जो भविष्य है, जैसे बुध की दशा जो आ रही है, उसके आधार पे मैं बाकी के अन्य वर्ग चार्ट के आधार पे एक बात तो जरूर कह सकता हूं। जैसे लग्न मैंने देखा वहां स्वग्रही हैं, नवांश मैंने देखा वहां पे थोड़े कमजोर हैं, पर पति के मामले में वो कमजोर दिख भी रहा है। दशमांशा कुंडली के लिए वो बुध ठीक बैठ रहे हैं। D60 चार्ट के लिए वो ग्रह बहुत अच्छा तो नहीं बैठा है, पर सामान्यतया थोड़े बहुत प्रतिकूल परिणाम के साथ रोग देता हुआ, नसों से संबंधित, हड्डियों से संबंधित, स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित, और इसके साथ साथ विदेश में रहते हुए संतान से थोड़ी बहुत दूरी के साथ, और ये ग्रह आपकी कुंडली में धन देता हुआ मानसिक शांति के साथ ये दशा बीत जाएगी। पर ये बुध की दशा आपकी कुंडली में ये जो दशा बीती है शनि वाली, इससे तो ठीक ही जाएगी। पर एक बात और बता देता हूं, अभी आपकी कुंडली में 2025 के अप्रैल से और भी एक अच्छी दशा आएगी जो आपको कुछ लाभ दे सकती है। एक बात और कहता हूं, इस कुंडली का नवांश चैप्टर जो बना है वो थोड़ा क्रुद्ध बना है। अगर गुरु केंद्र में नहीं होते और सूर्य गुरु से दृष्ट नहीं होते तो ये कुंडली और भी बिगड़ सकती थी। पर इस कुंडली के लिए आगे 2025 के अप्रैल से अगर आप चाहें तो दूसरे विवाह के योग भी बन सकते हैं। आप अगर चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, अगर कोई मिल जाए तो। अन्यथा इस कुंडली को कई बार मैं अकेले, कमजोर या परेशान भी देख रहा हूं। हालांकि बुध की दशा में आप कुछ अच्छा चाहें तो बिल्कुल कर सकती हैं। आपकी कुंडली में व्यापार भी ठीक ठाक बना है और इस कुंडली में टेक्नोलॉजी से संबंधित जुड़ करके कोई भी कारोबार किया जा सकता है। मतलब आजकल की शिक्षाएं जो पद्धति, आजकल की जो शिक्षा पद्धति है उससे जुड़ करके आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर से संबंधित हो जाए, जमीन से संबंधित हो जाए, हार्डवेयर से संबंधित हो जाए, तकनीक से संबंधित हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो जाए, बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित हो जाए, टूरिज्म सेक्टर से संबंधित हो जाए, इसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्ट से संबंधित हो जाए, ये सारे काम आपकी कुंडली में बनते हैं। इस कुंडली का दूसरा क्षेत्र धन भाव के मामले में बहुत अच्छा बना है। यहाँ गुरु वर्गोत्तम है, इस वजह से थोड़े ठीक है। अगर वो वृश्चिक राशि में नहीं बैठे होते और धन भाव में ही वर्गोत्तम हो जाते, जैसे यही धनु के बैठ जाते, यहीं पे धनु के बैठ जाते, तो ये गुरु का और भी बढ़िया बल होता। पर इस गुरु पे केंद्र में राहु, बुध का राहु केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे, सप्तमेश का जन्म कुंडली में छठे भाव में जाना आर्थिक विपन्नता तो नहीं देंगे। इस कुंडली को आर्थिक रूप से मजबूत देख रहा हूं, पर इस कुंडली में विवाह कमजोर है, इतनी बात मैं जरूर कर सकता हूं। ये इतनी सारी चीजें अब क्या बताऊं आपकी कुंडली में, पर एक बात बताता हूं,
कम से कम जो बात बनी है उसमें संतति का सुख ठीक है, प्रेम ठीक है, संतति से दूरी हो सकती है, पति से दूरी हो सकती है, सास ससुर से मतभेद और लालची सास ससुर भी इस कुंडली को मिल सकते हैं, बच के रहना चाहिए। पर आपकी कुंडली में कोई एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो आपके लिए सदैव ही तत्पर रहेगा, ये बात भी ये कुंडली दिखा रही है। ये बात भी ये कुंडली दिखा रही है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो सदैव आपके लिए तत्पर रहेगा। वो चाहे कोई भी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है या आपकी माताजी हो सकती हैं, पर कोई भी है जो आपके साथ सदैव आपके लिए खड़ा रहेगा। नवमांसा कुंडली के आधार पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव 12 में कोर्ट केस कचहरी के मामले में न पड़े तो ज्यादा बढ़िया है। हालांकि आप हारेंगे नहीं, पर उससे आर्थिक नुकसान संभव है, इस वजह से बचने की आवश्यकता हो। बताइए, अब आपको मैं इनकी कुंडली में नवांसा पे थोड़ी और भी दृष्टि डाल दूं। राहु यहाँ ठीक नहीं बैठे हैं, गुरु यहाँ ठीक बैठे हैं क्योंकि वर्गोत्तम है। लेकिन अगर इस कुंडली के लिए देखें तो अष्टम भाव के साथ साथ पंचम भाव के भी अधिपति होकर के राहु से केंद्र में है। साथ ही साथ जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में एकादशवें जाना ये ठीक होगा। यहाँ पे मंगल सूर्य ठीक नहीं है। यहाँ दशमांसा कुंडली में बुध का स्वग्रही होना बहुत अच्छा होगा, लाभ देगा। यहाँ शुक्र का स्वग्रही होना व्यक्ति को कम्युनिकेटिव और विस्तार का जीवन जीने वाला शुक्र की दशा अच्छी जा सकती है। गुरु मंगल और सूर्य का यहाँ बैठना इस कुंडली के कर्म के सुख को बढ़िया रखेगा। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, व्यापारिक दृष्टिकोण रहता है कारोबार के लिए। शनि यहाँ स्वग्रही है, इस वजह से व्यक्ति क्रिएटिव तो नहीं होता, पर इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि वो अपने बल के और साहस के बल पे अकेले भी जीवन आसानी से निर्वाह कर लेता है। यहाँ केतु बैठे हैं, समझने की शक्ति देते हैं। यहाँ पे मंगल के संग शुक्र का बैठना, जो मंगल इस कुंडली के लिए छठवें के साथ साथ लग्न के भी अधिपति होकर के दशम में दिग्बली नौकरी करने वाला, और इसके साथ साथ सप्तम के अधिपति, तो कई बार व्यक्ति को दूसरों के सहारे जीवन बिताने के लिए विवश होना पड़ता है। इतनी सारी चीजें। अब आपको मैं एक बात और बता दूं, अभी बुध की दशा है, ये दशा अच्छी जाएगी। अगर इसको और भी ज्यादा ठीक करना चाहते हैं तो अपने हथेली में उंगली में अगर हो सके तो एक गुरु का रत्न पुखराज धारण कर दीजिए, बहुत अच्छा फायदा करेगा। इसके अतिरिक्त अगर एक बात कह दूं तो प्रत्येक दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ अवश्य करिए। इसके साथ साथ अगर हो सके तो चतुर्थी का व्रत आरंभ करिए और भगवान गणेश की पूर्णतया समर्पित होकर के उनका भाव रख के उनकी पूजा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।